दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, शिवम बात कर रहा हूँ मैं फिर से सीजीएस कोचिंग की ओर से। तो अभी पिछले जैसे मैंने आपको 10 हिंदी के प्रश्न बना के दिए थे और उस संबंध में मैंने आपसे चर्चा की थी ताकि आपका जो रिवीजन है वो होता रहे परीक्षा तक। तो अब ये जो 10 प्रश्न मैंने बनाए थे आपको साइकोलॉजी के, तो अलग अलग हिस्से से मैंने प्रश्न बनाने की कोशिश की थी ताकि वो टॉपिक्स एक तरीके से इंक्लूड हो जाए जो इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर हम चर्चा कर सकें, राइट। तो ये पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे हैं। बेसिकली मैं शुरू कर रहा हूँ इसलिए ताकि कई बारी जब मैं नहीं हूँ क्लासेस में या ऑफिस में, तब भी अगर आपकी कुछ मदद हो सकती है तो इस तरीके से हम लोग, आप और हम मिलके कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो देखो, यूपी में या एस्टेट में ये प्रश्न पूछने की संभावना रहती ही है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न के एक तरीके से कह लीजिए आप, प्रश्न की प्रकृति होती है यूपी या यूपी टेट जैसे एग्जाम्स में, वो मोस्टली तथ्यात्मक या सूचनापरक प्रश्न होते हैं, जो कि हमारी प्रत्यास्मरण या हमारी प्रत्यभिज्ञान क्षमता पर आधारित होते हैं, यानी कि रिकॉलिंग एंड रिकॉग्निशन प्रोसेस पर बेस्ड होते हैं। जिसको कि आप ब्लूम की टेक्सोनॉमी के हिसाब से अगर कॉग्निटिव डोमेन के अंदर देखोगे तो पहला डोमेन होता है नॉलेज, उसी से रिलेट करते हैं, यानी कि याददाश्त क्षमता हमारी कितनी। तो सीधे सीधे वन लाइनर या फिक्स्ड आंसर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी कह सकते हो। तो ये सारी अलग अलग बातें हम इस पे जो है लेकर चल रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं, देखिए E.L. थॉर्नडाइक को कहते हैं। किसको कहते हैं? E.L. थॉर्नडाइक। बिहेवियरिस्ट थिंकर हैं E.L. थॉर्नडाइक। और E.L. थॉर्नडाइक जो है काफ़ी महत्व रखते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान में या शिक्षा मनोविज्ञान में। कई उनके कंट्रीब्यूशन है, मेन कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो E.L. थॉर्नडाइक ने जो सीखने का सिद्धांत दिया व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत, उसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड या प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। अलग अलग और भी नाम होते हैं इसके, जैसे कि आप पढ़ोगे इसको बॉन्ड थ्योरी यानी कि बंध सिद्धांत। कहीं कहीं आप पढ़ोगे इसको जो है सिलेक्शन एंड कनेक्शन मेथड यानी कि चयन और संबंधन का सिद्धांत। कहीं कहीं आप इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन थ्योरी पढ़ोगे, कहीं कहीं आप इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी पढ़ोगे, जिसमें थॉर्नडाइक ने कहा कि भाई बच्चा या कोई भी व्यक्ति जब सीखता है तो वो कैसे सीखता है, गलतियां करके, त्रुटियां करके और कई बार अनुक्रियाएं करके फिर सही अनुक्रिया करना सीखता है। इसके लिए वो अभ्यास पे बहुत अधिक जोर देते हैं, यानी कि प्रैक्टिस पे, एक्सरसाइज पे जोर देते हैं। और व्यवहारवादी उपागम में जाके बाकी जैसे थिंकर्स हैं, वैसे ही थॉर्नडाइक भी ये मानते हैं कि अधिगम जो है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है बल्कि व्यवहारात्मक प्रक्रिया है, और इसमें मस्तिष्क की क्षमताओं या मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का प्रयोग उतना अधिक नहीं होता है। जो भी हम सीखते हैं कैसे सीखते हैं, बार बार अनुक्रिया करके ट्रायल और एरर के द्वारा सीखते हैं। इसके अलावा अगर हम मान लीजिए बात करेंगे थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने लर्निंग के लॉज दिए हैं, अधिगम के नियम जिसको हम कहते हैं, जिसमें उन्होंने 3 मुख्य नियम बताए हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज है उसमें, एक एक आपका लॉ ऑफ इफेक्ट है, और जो सबसे पहला नियम वो कहते हैं वो क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि पहला हो जाएगा आपका तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा आपका प्रभाव का नियम। अब तत्परता का नियम क्या है? तत्परता का नियम ये कहता है कि कक्षा में जो शिक्षार्थी हैं, जो लर्नर्स हैं आपकी क्लास में, दे मस्ट बी रेडी टू लर्न। और शिक्षक अगर बिना विद्यार्थियों की तत्परता को जांचे परखे या उसको बढ़ाए शिक्षण कार्य को संचालित करता है तो उसकी प्रभाविता कम हो जाएगी। इफेक्टिविटी ऑफ टीचिंग विल बी कैन से reduced, and the teaching will not bring the expected outcome in that case if the learners are not ready to learn. So what we need to focus is कि हमें बच्चों में सीखने के प्रति तत्परता या जागरूकता या उत्सुकता बढ़ानी चाहिए। उसके कई तरीके हो सकते हैं। हम बच्चों के ज्ञान को अपनी कक्षा से जोड़ें, हम बच्चों के पुराने अनुभवों को पढ़ाए जाने वाले विषय के साथ जोड़ें, हम बच्चों को एक अंतः क्रियात्मक कक्षा प्रदान करें जिसमें कि बच्चे और शिक्षक आपस में बातचीत करते हुए सीखें, अनुदेशात्मक ना हो, लेक्चर मेथड की तरह से ना हो, व्याख्यान विधि बहुत ज़्यादा ना हो, जिसमें कि हम अधिगमकर्ताओं को केवल और केवल पैसिव लिसनर्स के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, उनका अटेंशन आएगा कक्षा में, ध्यान देंगे वो कक्षा के कार्यक्रमों में, क्रियाओं में, और इस तरीके से वो बेहतर सीख सकते होंगे। एक तरीका क्या हो सकता है कि हम जो है उपयोगी और प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें। शिक्षण सहायक सामग्री आप जानते हो कि ज़्यादा बेहतर कब होगी, जब वो इंडिजिनस होगी। इंडिजिनस का मतलब होता है देसी, स्थानीय वातावरण से संबंधित हो, ताकि बच्चे उससे पहले से वाकिफ़ हों, परिचित हों, और उसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता हो, उसमें बहुत अधिक धन ना लगता हो,
उसमें क्रियात्मकता या आप बोल सकते हो सृजनात्मकता हो। ठीक है, तो जो भी नियर बाई में हमारे रिसोर्सेज हैं, नियर बाई का एनवायरनमेंट है, उसी में से ज़्यादा चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में कोशिश होनी चाहिए कि हम सीधे सीधे मूल रूप में वही वस्तु या वही चीज़ इस्तेमाल करके बच्चों को सिखा सकें जिस विषय के बारे में सिखा रहे हैं। अगर वो उपलब्ध है तो, नहीं है तो फिर हम उसके चित्र या उसके चार्ट या उसके पोस्टर्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम बच्चों में तत्परता के स्तर को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो थॉर्नडाइक नियम बताते हैं वो क्या है? अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में थॉर्नडाइक कहते हैं कि भाई किसी भी विषय पर अगर हमें कोई भी व्यवहार सीखना है, कोई भी बात हमें नई सीखनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें एक्सरसाइज चाहिए, अभ्यास चाहिए, बार बार हमें प्रयास करना पड़ेगा। और जब हम क्रमशः ऐसे कई ट्रायल्स करेंगे, कई सारे प्रयत्न करेंगे, तो क्या होगा? पहले की तुलना में आगे आने वाले प्रयत्नों में हमारी त्रुटियां कम होती जाएंगी और सही अनुक्रिया करने में हमारा समय भी कम लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि हम एक ही बार में सही अनुक्रिया करना सीख जाएंगे, उसी को हम अधिगम कहेंगे। लेकिन ये होगा कब? जब हम तीसरा नियम अप्लाई करेंगे। और तीसरा नियम क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट्स करता है। तो उसके द्वारा किए गए प्रयासों का उसको फल क्या मिलता है, प्रतिफल क्या मिलता है, या परिणाम या प्रभाव क्या पड़ता है, इससे आगे का अधिगम निर्धारित होता है। अगर किसी चीज़ को सीखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उसका प्रभाव सकारात्मक या संतुष्टिदायक रहता है, सेटिस्फैक्ट्री रहता है, प्लीजेंट रहता है, तो हमें एक तरीके से पुनर्बलन प्राप्त होता है, यानी कि हम रीइंफोर्स्ड होते हैं उस प्रयास को दोबारा करने के लिए या जारी रखने के लिए। और निश्चित रूप से जब हम रीइंफोर्स्ड होंगे, एक तरीके से रीइंफोर्समेंट जब हमें प्राप्त होगा, सकारात्मक या संतुष्टिकारक परिणाम मिलेंगे हमारे द्वारा किए गए प्रयासों के, तो हम आगे और पुनः ट्रायल करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, सेम व्यवहार को अनुकरण में लाने के लिए प्रेरित होंगे। और इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं अधिगम की प्रभाविता बढ़ेगी, सीखना बेहतर होता जाएगा। ये 3 मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने बताए। इसके अतिरिक्त अगर आप देखोगे, इनके जो गौण नियम है, जो सब्सिडरी लॉज हैं या जो सबऑर्डिनेट लॉज हैं, उसमें अगर हम देखें तो एक तो मल्टीपल रिस्पॉन्स की बात करते हैं ये, कि बहुल अनुक्रियाओं का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि थॉर्नडाइक मानते हैं कि अगर आप कक्षा में विद्यार्थियों को सिखा रहे हो तो उनको एक ही तरीके ना अपनाओ सिखाने के, बल्कि कई अलग अलग तरीकों से, अलग अलग अनुक्रियाओं के माध्यम से चीज़ों को सिखाना चाहिए। और अगर ऐसा हम करते हैं तो बच्चे जो है बेहतर सीख पाएंगे और कई संदर्भों में चीज़ों को सीख पाएंगे। वास्तविक जीवन में हर चीज़ एक ही संदर्भ में बार बार प्रयुक्त नहीं होगी, अलग अलग स्थितियाँ होंगी, अलग अलग परिस्थितियाँ होंगी, और उसमें हमें अपने पहले के ज्ञान को लागू करना आना चाहिए होगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि भाई हम उनको मल्टीपल वेज में सिखाएं, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज से सिखाएं। ठीक है, एक ही काम को करने के, एक ही प्रॉब्लम को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करें जिससे कि बच्चा सीख सके। इसका एक लाभ ये भी होगा कि अगर समावेशी कक्षा जैसी स्थिति है जहाँ पे कि बच्चे अलग अलग तरीके से सीखने वाले हैं, अलग अलग आवश्यकताएं उनकी होती हैं अधिगम की, तो उसको भी हम इस तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। दूसरा नियम है लॉ ऑफ मेंटल सेट या एटीट्यूड, यानी कि मनोवृत्ति का नियम। ये कहता है कि भाई बच्चों को सिखाना है अगर आपको कक्षा में, तो जरूरी क्या है कि पूरे के पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति, या हम कहें शिक्षा के प्रति, या अगर हम कहें करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या के प्रति, सारे जितने भी बच्चे कक्षा में हैं उनका एक तरीके से पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है, सकारात्मक दृष्टिकोण या नजरिया होना जरूरी है। और ये तभी होगा जब इसमें सहभागी जितने भी संस्थाएं या जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब कहीं ना कहीं बच्चे को एक एहसास करा पाएँ, सुरक्षा की भावना उसके अंदर विकसित कर पाएँ, उसको प्रेरित कर पाएँ कि भाई जो भी शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो बच्चों के लिए लाभदायक है, उनके जीवन को सुगम बनाने वाली है, समाज के साथ उनके समायोजन को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करने वाली है। तो निश्चित रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। तीसरी बात करें अगर हम पार्शियल रिस्पॉन्स की, तो ये है कि भाई कोई भी अगर हमें अनुक्रिया बच्चों को सिखानी है तो एक तरीका होता है होल मेथड, यानी कि हम पूरा पाठ एक ही साथ सिखा दें, या पूरी अनुक्रिया, पूरा व्यवहार एक ही साथ सिखा दें और उस पूरी अनुक्रिया का हम ट्रायल कराएं। एक तरीका क्या है कि हम उसको खंडों में बांट दें, एकांशों में बांट दें, यूनिट्स में बांट दें, और उसको हम यूनिट्स में बांटने के बाद जो जिस तरीके से प्रायोरिटी सेट करें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पहले उस पर हम पहले काम करें, जो एक तरीके से सिंक्रोनस भी हों, आपस में जुड़ी हुई हों, संबद्धता हो, एसोसिएटेड हों, कोहेरेंट हों, उस आधार पे हम इन चीज़ों को बच्चों को आंशिक रूप से अलग अलग तरीके से यूनिट्स में, खंडों में पढ़ाएं, सिखाएं। हमारा इंडियन करिकुलम भी इसी पे बेस्ड है, आप जानते ही हो। पूरा पाठ्यक्रम होता है, पूरा कंटेंट प्लान होता है, फिर उसको अलग अलग क्लासेस के हिसाब से बांटा जाता है, फिर एक ही क्लास के कंटेंट को प्रॉपरली इंडेक्स किया जाता है, अनुक्रमणीयता उसके अंदर सुनिश्चित की जाती है, उसके अंदर कहने की रिलेटिविटी या संबद्धता को भी ध्यान में रखा जाता है, और तत्पश्चात इंटीग्रेशन या एकीकरण को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा कि बेहतर लर्निंग हो पाएगी, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे कक्षा के अंदर। तो इसका मतलब पार्शियल रिस्पॉन्स भी हमें समझ आया। इसी तरीके से वो कहते हैं क्या,
लॉ ऑफ एनालॉजी यानी कि सिमिलैरिटी को लागू करना कक्षा में, कि कोई विषय अगर आप आज पढ़ा रहे हो, अगर उस विषय का संबंध बच्चे के जीवन के किसी घटना से है, किसी अनुभव से है, किसी त्यौहार से है, ठीक है, किसी सामाजिक व्यवहार से है, तो हम उस चीज़ को लिंक करें, जोड़ें। ठीक है, जैसे बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, बहुत सारे टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स आते हैं, मूवीज़ आती हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें होती हैं जो कि हमें कक्षा में पढ़ानी भी होती हैं, पाठ्यपुस्तक के अंदर वो हमारे सिलेबस का या पाठ्यक्रम का हिस्सा भी होता है। ठीक है, तो उसको अगर हम जोड़ के सिखाएं तो बच्चे के अनुभव जुड़ेंगे अगर कक्षा की अधिगम से, तो निश्चित रूप से उनका अधिगम बेहतर होगा। तो समान जो चीज़ें हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती जो चीज़ें हैं, उनको हमें जोड़कर बताना चाहिए ताकि उसमें एसोसिएशन या हम कहें साहचर्य आसानी से स्थापित किया जा सके। एक और मुख्य जो इनका सिद्धांत है, जिसको कि गौण सिद्धांतों में या सबऑर्डिनेट लॉज में रखा जाता है, दैट इज, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। हिंदी में हम कहें तो क्या कहेंगे, साहचर्यात्मक अंतरण का नियम। अब देखो यहाँ से एक सीधा प्रश्न आता है कि भाई जो थॉर्नडाइक ने साहचर्यात्मक अंतरण का नियम दिया है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग दिया है, वो किस पर आधारित है या किस सिद्धांत पर आधारित है अधिगम के? तो उत्तर क्या हो जाएगा, जो पावलोव का सिद्धांत है। ठीक है, इवान पावलोव का जो दूसरा व्यवहारवादी एक सिद्धांत है अधिगम का, थॉर्नडाइक का भी व्यवहारवादी सिद्धांत ही माना जाता है, पावलोव का दूसरा जो एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो उसके ऊपर ये लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग वाला जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है। तो सीधा उत्तर क्या हो जाएगा कि भाई पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, या सिद्धांत का नाम देता है तो हम कहेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर आधारित है। क्या आधारित है? थॉर्नडाइक का जो नियम है, कौन सा, गौण नियम, कौन सा नियम है वो, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्यात्मक अंतरण। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता यह है कि हम बच्चे को एक अनुक्रिया जो पहले से वो किसी के प्रति करता आया है, किसी समस्या के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, वही अनुक्रिया हम दूसरी समस्या या दूसरे व्यक्ति के प्रति, टेक्निकली कहूँ तो दूसरे स्टिमुलस के प्रति सेम रिस्पॉन्स जो किसी और स्टिमुलस के लिए वो पहले से नेचुरली कर रहा है, हम दूसरे स्टिमुलस के प्रति भी वही अनुक्रिया या वही रिस्पॉन्स करना सिखाते हैं कंडीशनिंग के माध्यम से। तो दरअसल ये हैबिचुएशन या आदत निर्माण के लिए ज़्यादा प्रयोग में आता है, तो इसको हम एसोसिएटिव शिफ्टिंग भी कह सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर, जो कि इवान पावलोव की है, उस पर बेस्ड है ये। चलिए, तो ये ओवरऑल। और इसके अलावा अगर आप थॉर्नडाइक के बारे में और बात करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, तो थॉर्नडाइक ने देखो बेसिकली बुद्धि के ऊपर भी काम किया। उन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है। इंटेलिजेंस के टाइप्स उन्होंने 3 प्रकार के बताए, एक सोशल इंटेलिजेंस, एक आपका कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और एक आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस यानी कि सामाजिक बुद्धि, कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त बुद्धि, और अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वो है जिससे कि हम अपना सामाजिक संबंध बनाते हैं, जिससे कि हम समाज के साथ अंतः क्रियाएं करते हैं, जिससे कि हम समाज को प्रभावित करते हैं, समाज के साथ समायोजन करते हैं, समाज की प्रत्याशाओं पर खरे उतरते हैं, एक्सपेक्टेशंस पे। इन सब के लिए जो बुद्धि की प्रयोग की बात होती है वो कौन सी होगी, सामाजिक। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या मूर्त बुद्धि थॉर्नडाइक के हिसाब से कौन सी बुद्धि है, जिसके माध्यम से हम मशीनों का, उपकरणों का, टूल्स का यूज करते हैं। जैसे मैं अभी पॉडकास्ट क्रिएट कर रहा हूँ घर पे बैठ के मोबाइल के माध्यम से, मान लीजिए, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से मशीन को इस्तेमाल करने की या गैजेट को इस्तेमाल करने की मेरी बुद्धि हुई। तो ये होगी क्या, या आप भी इसी समय आप भी इसका इस्तेमाल करके सीख रहे हो कुछ, जान रहे हो कुछ, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस का हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज का, उपकरणों का, मशीनों आदि का, ऑब्जेक्ट्स आदि का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस ऑफ कॉन्क्रीट थिंग्स, राइट। उसको हम मूर्त बुद्धि कहेंगे थॉर्नडाइक के हिसाब से। और तीसरा जो अमूर्त बुद्धि ये बताते हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए, तो अमूर्त बुद्धि में का मतलब क्या हो गया कि जो भी विषय संबंधित जानकारी है, हमारी कंसेप्ट हैं, कॉन्सेप्चुलाइजेशंस हैं, ठीक है ना, या जो इमेजिनेशन हमारी हैं, उन सब के लिए हम अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जैसे सीक्रेट्स ऑफ लाइफ हो गया, डेथ हो गया, ये सारी बातें हैं ना। तो ये थॉर्नडाइक के ऊपर। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है बुद्धि का, ये तो प्रकार हो गए बुद्धि के। सिद्धांत जो बुद्धि का है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मल्टीफैक्टरल थ्योरी कहते हैं, यानी कि बहुकारकीय सिद्धांत कहते हैं बुद्धि का। ठीक है, जिसमें कि ये मानते हैं कि भाई जितने भी प्रकार के हम मानसिक कार्य करते हैं, वो सारे मानसिक कार्यों में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, और वो सारे एलिमेंट्स मिलके बुद्धि की कॉन्स्ट्रक्ट को तैयार करते हैं, बुद्धि की संरचना निर्मित करते हैं, और उनको बहुल कारक कहा जाता है। एक और बात अगर थॉर्नडाइक की करें हम, तो जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, यानी कि अधिगम का अंतरण है, उसके बारे में भी थॉर्नडाइक एक सिद्धांत देते हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, यानी कि समरूप तत्वों का सिद्धांत, या समवाय अवयवों का सिद्धांत भी हिंदी में कह दिया जाता है। जिसमें वो कहते हैं कि जो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, यानी कि जो अधिगम का सकारात्मक अंतरण है, वो दरअसल कैसे होगा,
वो होता है जब चीजें समान हो, यानी कि जिस स्थिति में हमने पहले कोई चीज सीखी हुई है, अब जो नई स्थिति हमारे सामने आ गई जिसमें कि हमें इस्तेमाल करना है पहले का सीखा हुआ, तो अगर पहले की स्थिति में जिसमें हमने सीखा था और वर्तमान स्थिति जिसमें हमें उसको इस्तेमाल करना है, अगर इन दोनों में सिमिलैरिटी होगी, इन दोनों में आइडेंटिकल एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, तो पॉजिटिव ट्रांसफर ज़्यादा होगा। अगर ये दोनों स्थितियां बिल्कुल अलग अलग होंगी, भिन्न भिन्न होंगी, तो हो सकता है कि पॉजिटिव ट्रांसफर ना हो या फिर बहुत कम हो। तो वो कहते हैं कि भाई जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है पॉजिटिवली, जो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है या जो धनात्मक अधिगम का अंतरण है, वो निर्भर करता है किस पे? निर्भर करता है दो सिचुएशंस के बीच में या दो प्रॉब्लम्स के बीच में या दो स्टिमुलीज के बीच में आइडेंटिकल एलिमेंट्स की संख्या पर। अगर दो स्थितियां आपस में समान होंगी तो पहली स्थिति में सीखा गया दूसरी स्थिति में लागू हो जाएगा, काम आ जाएगा। ठीक है, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो ये हो गया टोटल किसके बारे में बात? थॉर्नडाइक के बारे में। ऑलमोस्ट लगभग बातें हमने कर ली। तो इससे क्या हो गया, देखो थॉर्नडाइक के ऊपर जो भी प्रश्न आते हैं लगभग हमने उसका रिवीजन अभी अभी कर लिया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या था इसमें देखिए,